वर्ल्ड वार वन को द वार टू एंड ऑल वार्स भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि ये जंग इतनी बड़ी है कि अब इसके बाद कोई जंग नहीं होगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वार 1 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया था। वर्ल्ड वार 1 में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ लाइट पावर्स थे, जिनमें बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल थे, और उनके साथ कुछ छोटी रियासतें भी शामिल थीं। लाइट पावर्स को बाद में अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे, जिनमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 इज मेन एंड दैट इज मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेशनलिज्म। वर्ल्ड वार 1 से पहले यूरोप हथियारों की दौर में बहुत आगे निकल चुका था। यूरोप में जदीद हथियार, जिनमें टैंक्स, मशीन गन्स, सबमरीन्स और जंगी जहाज शामिल थे, सब तैयार हो चुके थे। बरतानिया और जर्मनी दोनों बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। दोनों ने अपने इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस को फौजी मकासद के लिए भी खूब इस्तेमाल किया। यूरोप में ताकत का तवाज़ुन मुसलसल बिगड़ रहा था। ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने जंगी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए थे। उन इत्तेहादियों ने फौजी मुआहदों के साथ साथ कई खुफिया मुआहदे भी कर लिए। उन इत्तेहादों में 2 इत्तेहाद काबिल ज़िक्र हैं। ट्रिपल अलायंस 1882, ये जंगी इत्तेहाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के दरमियान तय पाया, जिसके मुताबिक अगर कोई मुल्क इन 3 मुल्कों में से किसी पर हमला करेगा तो तीनों ममालिक मिलकर इसका दफा करेंगे। 1907 में फ्रांस, रूस और बरतानिया के दरमियान भी एक फौजी इत्तेहाद कायम हो गया। इटली ने लड़ाई के वक्त ट्रिपल अलायंस छोड़कर फ्रांस और बरतानिया का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ट्रिपल अलायंस में मौजूद ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली के कुछ इलाके पर कब्जा कर रखा था। जितने भी ताकतवर ममालिक थे वो सब अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज एक्सपेंड करने की कोशिश में लगे हुए थे, और उन ममालिक की बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, जिसका मतलब था कि ये ममालिक बहुत से मुल्कों पर हुकूमत कर रहे थे। जर्मनी की अफ्रीका में कॉलोनीज थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और मोरक्को पर कब्जा कर रखा था। कॉलोनियलिज्म में सबसे कामयाब बरतानिया रहा। उस वक्त बरतानिया के पास पूरा इंडिया मौजूद था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर उस वक्त में बरतानिया का राज था, और यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि बरतानवी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। उस वजह से बरतानिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और मैन पावर थी। वर्ल्ड वार 1 में 13 लाख लोग सिर्फ भारत से बरतानिया के लिए लड़े, क्योंकि उस वक्त भारत बरतानिया की कॉलोनी थी। 19वीं सदी में यूरोप में नेशनलिज्म अपने जोबन पर थी। उस वक्त इन ममालिक में ये तस्वर भी पाया जाता था कि कोई मुल्क उतना ही कामयाब और अजीम होगा जितनी वो जंगें जीतेगा। यह तस्वर जंगों की अहम वजह बनता था। यूरोप में यह भी तस्वर पाया जाता था कि चूँकि अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और जदीद हथियार बन चुके हैं, इसलिए अब जंग 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मगर ये जंग उनकी सोच से भी ज़्यादा अरसा तक चली। इसके अलावा जंगों के हक़ में अखबारात में आर्टिकल लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, और समझा जाने लगा था कि जंग के अलावा तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड वार 1 से पहले भी इन ममालिक में कई जंगें हो चुकी थी। 1871 में जर्मनी और फ्रांस की जंग हुई और जर्मनी फातेह ठहरा और फ्रांस के कुछ इलाके पर कब्जा भी कर लिया। 1912 से पहले बल्गारिया, सर्बिया और रोमानिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होते थे, मगर 1912 में ये ममालिक ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से आज़ाद हो गए। इसी तरह क्रोएशिया और बोस्निया, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थे, वो भी आज़ादी चाहते थे। चूँकि उन इलाकों में लड़ाई जारी थी, तो रूस, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी तीनों इस इलाके पर कब्जा चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी बीवी बोस्निया में गए और वहाँ उनका कत्ल हो गया। 28 जून 1914 को उन पर गोली चलाने वाला एक कौम परस्त था, जिसका नाम गैव्रिलो पैसिव था। मगर वो गोली मारने वाला अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुमाइंदे भी थे। प्राइसअप एक कौम परस्त था और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के तसल्लुत से आज़ाद करवाने की कोशिशों में मगन था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह की मौत हुई है, तो उसका रिएक्शन भी बड़ा ही आना था। इस कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगा, क्योंकि सर्बिया बोस्निया को अलग रियासत बनने में मदद दे रही थी, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सर्बिया की इंटेलिजेंस ने फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल की मनसूबाबंदी की है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि लड़ाई के बिना ही हथियार डाल दो और ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में आ जाओ। यह सर्बिया के लिए एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिमांड थी, इसलिए सर्बिया ने सरेंडर करने की बजाय रूस से मदद मांग ली। रूस पहले इस काम के लिए तैयार बैठा था। रूस ने अपनी आर्मी जंग के लिए मुनज़्ज़म करना शुरू कर दी। इन हालात में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के दरमियान मुआहदा हो चुका था कि जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर चढ़ाई कर दी। इसके फ़ौरन बाद रूस ने जर्मनी पर और फिर फ्रांस ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि फ्रांस और रूस में भी जंगी मुआहदा हो चुका था।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली में जंगी मुआहदा हो चुका था, मगर इसमें तय किया गया था कि अगर कोई मुल्क इन तीनों में से किसी पर भी हमला करता है तो तीनों मिलकर इसका दिफा करेंगे। लेकिन चूंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले हमला किया था तो इटली ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। जंग के आगाज में जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि रूस से लड़ने की बजाय मशरकी महाज पर रूस के साथ दिफाई हिकमत अमली अपनाई जाए और मगरबी महाज पर जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए। इस तरह पहले फ्रांस को शिकस्त दे देनी चाहिए क्योंकि रूस की आर्मी बहुत बड़ी और मजबूत थी, इसलिए रूस को हराना बहुत मुश्किल था। इसलिए जर्मनी ने डायरेक्ट फ्रांस में जाने की बजाय बरास्ता बेल्जियम फ्रांस पर हमला करने का फैसला किया क्योंकि फ्रांस की फौज इस जगह पर कंसंट्रेटेड थी और जर्मनी ने प्लान बनाया कि फ्रांस की आर्मी को ऊपर से घेर कर यहाँ ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी ने बेल्जियम पर हमला किया तो बरतानिया ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया क्योंकि बेल्जियम और बरतानिया के दरमियान भी जंगी मुआहदा हो चुका था। यह मुआहदा 1839 में हुआ था, मगर बरतानिया ने वादा वफा करते हुए बेल्जियम के दफा के लिए जर्मनी पर हमला कर दिया। रूस के साथ मशरकी महाज पर दफाई और मगरबी महाज पर बेल्जियम से होते हुए फ्रांस पर चढ़ाई वाले मंसूबे को 1904 में तैयार किया गया था और इसे शेल्फन प्लान कहा जाता है। इस जंग के आगाज में जर्मनी काफ़ी कामयाब रहा और बेल्जियम से होता हुआ फ्रांस में घुस गया। जर्मनी पेरिस के करीब पहुंच ही गया था कि अब बरतानवी फौज फ्रांस की मदद के लिए फ्रांस पहुंच चुकी थी। अब जर्मनी की पेशकदमी रुक चुकी थी क्योंकि फ्रांस और बरतानिया की फौज ने मिलकर एक बड़ा हमला किया और जर्मनी की आर्मी को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मार्ने कहा जाता है। जैसे ही जर्मन फौज ने पसपाई इख्तियार की तो फ्रांस और बरतानिया की फौज ने ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दी, जिसके बाद जर्मन फौज ने भी ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दी और फिर 3 साल तक इन्हीं ट्रेंचेस में लड़ाई होती रही। अब जर्मनी मशरकी महाज पर आ गया था। जर्मनी ने रूस को भी शुरू में बड़ा सेटबैक दिया। मशरकी महाज पर रूस के 3 लाख सिपाही मारे जा चुके थे, मगर फिर भी जर्मनी को मगरबी महाज से 2 कोर्स मशरकी महाज पर भेजना पड़ी क्योंकि रूस की आर्मी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर ने रूस पर हमला कर दिया क्योंकि ऑटोमन एम्पायर और रूस के दरमियान काफ़ी अरसे से लड़ाइयाँ जारी थी। जब अलाइड फोर्सेस को मगरबी महाज पर कोई खतरख्वाह कामयाबी ना मिली तो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को इंगेज करने का फैसला किया। बरतानिया की क़यादत में अलाइड फोर्सेस ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला किया, मगर कामयाबी इधर भी नसीब ना हुई। 1916 के इख्तिताम पर अलाइड फोर्सेस के 2.5 लाख फौजी मारे जा चुके थे। ऑटोमन एम्पायर ने स्विस कैनाल पर हमला कर दिया क्योंकि अगर स्विस कैनाल ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ जाती तो हो सकता था कि बरतानिया वर्ल्ड वार हार जाता, मगर ऐसा ना हुआ और ऑटोमन एम्पायर स्विस कैनाल पर कब्जा करने में नाकाम रही। ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए बरतानिया ने सऊदी बागियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बगावत के बदले आज़ादी का वादा किया। वर्ल्ड वार 1 में ट्रेंचेस का बहुत इस्तेमाल किया गया। सिपाही रात दिन उन ट्रेंचेस में ही रहते थे, यहीं खाते पीते और सोते थे क्योंकि अगर वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते तो मशीन गन का शिकार हो जाते। ट्रेंचेस कोई नया तस्वर नहीं था, मगर इतने बड़े पैमाने पे पहली बार ट्रेंचेस बनाई गई। ट्रेंचेस ज़्यादातर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान बनी थी और उनका ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ क्योंकि ना जर्मनी आगे बढ़ सका ना फ्रांस। ट्रेंचेस इसलिए बनाई जाती थी ताकि आर्टिलरी के गोलों से बचा जा सके, मगर इन ट्रेंचेस में सिपाहियों की बहुत बुरी हालत थी क्योंकि बारिश, गर्मी, सर्दी हर किस्म के मौसम के दौरान वो ट्रेंचेस में ही रहते थे। इनमें सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। हर जगह चूहे दौड़ रहे होते थे, जिसकी वजह से बहुत से सिपाही बीमार होना शुरू हो गए और सिपाहियों की एक बड़ी तादाद दुश्मन के हमलों की बजाय बीमारियों की वजह से हलाक हो गई। 1916 में बैटल ऑफ सोम हुई। इस लड़ाई में एक दिन में 80,000 अलाइड सोल्जर्स मारे गए थे। इनमें ज़्यादातर बरतानिया और कनाडा के सिपाही थे। इस बैटल में तकरीबन 3 लाख सिपाही मारे गए, मगर इसकी खास बात यह थी कि एक दिन में 80,000 अलाइड सोल्जर्स मारे गए थे। वर्ल्ड वार 1 में शरीक ममालिक की बहुत सी कॉलोनीज भी थी और वहाँ भी जंग जारी थी। अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज थी जहाँ फ्रांस और बरतानिया ने हमला कर दिया था। इसके अलावा पैसिफिक ओशन और चाइना में भी कुछ जर्मन कॉलोनीज थी जिन पर जापान ने हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि बरतानिया और जापान में भी जंगी माहदे मौजूद थे। ऑटोमन एम्पायर ने ब्लैक सी में रशियन पोर्ट्स पर हमला किया, मगर कोई खास कामयाबी ना मिली। एक लड़ाई गैलीपोली में भी लड़ी गई। गैलीपोली तुर्की में एक इलाका है। गैलीपोली में हमला अलाइड फोर्सेस ने किया था। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सोल्जर थे। यहाँ भी काफ़ी देर लड़ाई चली और यहाँ अलाइड फोर्सेस को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि उस्मानी सल्तनत ने उन्हें यहाँ कामयाब नहीं होने दिया। इस गैलीपोली की लड़ाई में हलाक होने वाले सोल्जर्स की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजेक डे मनाया जाता है। एक लड़ाई बैटल ऑफ आइसोंजो भी लड़ी गई। ये लड़ाई 1915 में लड़ी गई जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली पर हमला किया था और इटली के काफ़ी इलाके पर कब्जा भी कर लिया था, मगर बाद में फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया की मदद से इटली ने अपने इलाके वापस हासिल कर लिए थे। जर्मनी और बरतानिया के पास बहुत बड़ी नेवी मौजूद थी, मगर बरतानिया की नेवी सबसे मजबूत थी।
जर्मनी ने एक सबमरीन भी बनाई थी जिसे यू बोट कहा जाता था। इन सबमरीन ने एलाइड जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। जर्मनी की नेवी ने जब भी बरतानवी नेवी को इंगेज किया तो जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जर्मन नेवी अब बरतानवी नेवी से कतराती थी। पहले तो जर्मन सिर्फ जंगी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, मगर बाद में उन्होंने पैसेंजर शिप्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। जर्मनी ने एक अमेरिकी बोट जिसका नाम लुजिटानिया था उस पर हमला कर दिया। इस बोट में बहुत से अमेरिकी शहरी भी सवार थे और ये अमेरिका से बरतानिया की तरफ सफ़र कर रही थी। जब जर्मनी ने इस बोट पर हमला किया तो 1200 अफराद हलाक हो गए। इस हमले के बाद अमेरिका ने भी वर्ल्ड वार 1 में शामिल होने का फैसला किया। इस हमले से पहले अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1 में शामिल ना होने का फैसला किया था। जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो अमेरिका ने दोनों अलाइड और सेंट्रल पावर को हथियार बेचना शुरू कर दिए। इसके अलावा हर तरह की तजारत भी दोनों तरफ करता था। इस तरह अमेरिका ने इस जंग से खूब मुनाफा कमाया। इस जंग से अमेरिकी इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई थी। मगर जब जर्मनी ने पैसेंजर शिप पर हमला किया तो अमेरिका ने लाइट पावर का साथ देने का फैसला किया। इस तरह 1917 में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया। इसके अलावा जर्मनी ने मैक्सिको को एक खुफिया खत लिखा जिसमें कहा गया था कि मैक्सिको सेंट्रल पावर में शामिल हो जाए और अमेरिका पर हमला कर दे। इस खुफिया खत के बारे में अमेरिका को पता चल गया। अमेरिका की जंग में शमूलियत की ये भी एक वजह थी। अमेरिका ने मगरबी महाज पर मौजूद बरतानवी फौज को ज्वाइन किया। 1918 के आगाज में अमेरिकी सदर विल्सन ने 14 नुकाती एजेंडा दिया जिसमें अमेरिका की जंग में शमूलियत की वजूहात बयान की गई थी। अमेरिका बरतानिया और जर्मनी के बरक्स इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। इस जंग में तकरीबन 13 लाख इंडियन फौजियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से तकरीबन 50,000 फौजी हलाक भी हुए। ये इंडियन फौजी मिडिल ईस्ट में बरतानिया की तरफ से लड़ते रहे क्योंकि उस वक्त इंडिया में बरतानवी राज था। इस जंग में हलाक होने वाले फौजियों की याद में इंडिया गेट भी बनवाया गया। 1917 में रूस में 2 इनकलाब आए। इनकलाब की वजह यह थी कि रूस को जंग में कोई बड़ी फतेह नहीं मिल रही थी, जबकि रूस की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो गया था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। फरवरी 1917 में पहला इनकलाब आया जिसके नतीजे में निकोलस II को हटा दिया गया, जिसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी जिसमें कुछ इनकलाबी भी शामिल थे। मगर यह गवर्नमेंट भी ज़्यादा देर ना चल सकी और अक्टूबर में फिर इनकलाब आया और फिर लिनन पावर में आया। लिनन ने पावर में आते ही जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके बाद मशरकी महाज पर रूस के साथ जर्मनी की जंग रुक गई। अब जर्मनी सिर्फ मगरबी महाज पर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से लड़ रहा था। बल्कान, इटली और मिडिल ईस्ट में अलाइड पावर्स फतेह हासिल कर चुके थे। इसी तरह मगरबी महाज पर अमेरिका की वजह से जर्मनी को शिकस्त हो चुकी थी। अब जर्मनी में भी बहुत से एहतजाज हो रहे थे। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये एक तरह का सीज फायर मुआहदा था। असल मुआहदा 6 माह बाद तय पाया, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है। इस ट्रीटी में जंग के जिम्मेदारों का तयन किया गया था। इस ट्रीटी में जंग की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई थी। हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बहुत खिलाफ था और यही ट्रीटी यूरोप को वर्ल्ड वार 2 की तरफ ले गई। वस्ती और मशरकी यूरोप में नए बॉर्डर बनाए गए। इसी तरह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भी तकसीम कर लिए गए। जर्मनी पर जंग की मद में बहुत ज़्यादा तावान डाला गया और इसकी रकम इतनी ज़्यादा थी कि जर्मनी 2010 तक इसकी किस्तें अदा करता रहा। जर्मनी की अफ्रीका में बहुत सी कॉलोनीज थी जो फ्रांस और बरतानिया ने आपस में बांट ली थी। अमेरिका को इस जंग से कुछ नहीं मिला था क्योंकि अमेरिकी सदर इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे और उनके 14 निकात में ये बात भी शामिल थी। वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम पर 4 बड़ी सल्तनतें टूट चुकी थीं, जिनमें जर्मन, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और रशियन एम्पायर है। इसलिए वर्ल्ड वार 1 को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत से नए ममालिक ने जन्म लिया, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड और फिनलैंड वगैरह शामिल हैं। मिडिल ईस्ट फ्रांस और बरतानिया ने आपस में बांट लिया था। वर्ल्ड वार 1 में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी सामने आई थी, जिसमें रेडियो, मशीन गन, मस्टर्ड गैस, सबमरीन्स वगैरह शामिल थी। वर्ल्ड वार 1 में पहली बार कोई केमिकल जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड वार 1 में मस्टर्ड गैस वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुई। वर्ल्ड वार 1 में जंग के अलावा बहुत से शहरियों और फौजियों की बीमारियों से मौत वाक़या हुई। वर्ल्ड वार 1 के बाद एक बीमारी जिसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है, उसकी वजह से 5 करोड़ लोग मारे गए। वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप में औरतों के मुकाबले में मर्दों की तादाद बहुत कम रह गई थी। फ्रांस और बरतानिया की 80% मर्दों ने इस जंग में हिस्सा लिया था और उनकी औसत उम्र 15 से 40 साल तक थी, जिसकी वजह से यूरोप में मर्दों की तादाद बहुत कम रह गई थी। जिसकी वजह से मर्दों के साथ साथ अब औरतें भी फैक्ट्रियों में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मर्द जंग में मर गए वो तो मर गए, मगर जो जिंदा वापस आए वो भी किसी काम के नहीं थे। वो मुख्तलिफ जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार थे। वर्ल्ड वार 1 के बाद जंगों के खिलाफ बहुत सी किताबें लिखी गई, जिनमें जंगों के नुकसानात को वाज़िया किया गया, जबकि वर्ल्ड वार 1 के शुरू होने से पहले जंगों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता था। अब वो बयानिया बदल चुका था।
अब सब लोग जंगों के खिलाफ बोल रहे थे सिवाय हिटलर के। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर का ज़हूर भी हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बरतानिया जो कभी दूसरे ममालिक को कर्जे देता था अब खुद मकरूज हो गया था। मगर अमेरिका की इकॉनमी इस जंग से पहले ज़्यादा मजबूत ना थी, मगर जंग के बाद अमेरिका बहुत मजबूत हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की में अतातुर्क का ज़हूर हुआ और खिलाफत का खात्मा भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही हुआ, और तुर्की जो कभी इस्लाम का किला समझा जाता था एक सेकुलर मुल्क के रूप में उभरा।